नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, टाइम में पीछे, 6ठी सदी के दक्कन में। एक ऐसे एम्पायर की कहानी सुनने जिसने सिर्फ साउथ इंडिया की हिस्ट्री ही नहीं बदली, बल्कि पत्थरों में एक ऐसी विरासत छोड़ दी जो आज भी जिंदा है। जी हाँ, ये कहानी है बादामी के चालुक्यों की। लेकिन कहानी की शुरुआत ना एक सवाल से करते हैं। सोचिए, 7वीं सदी का सबसे पावरफुल सम्राट हर्ष, जिसका सपना था पूरे भारत पर कब्जा करना। उसकी अब सोच भी नहीं सकते कितनी विशाल सेना थी। तो उस अजेय सेना को, उस अनस्टॉपेबल आर्मी को आखिर रोका किसने? इसका जवाब छुपा है यहीं, दक्कन के दिल में, जहां एक नई शक्ति, एक नई पावर जन्म ले रही थी। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दक्कन में चालुक्यों के राइज की। फिर मिलेंगे इनके ग्रेटेस्ट एम्परर पुलकेशिन सेकंड से। देखेंगे सम्राट हर्ष के साथ उनका वो फेमस महामुकाबला। फिर घूमेंगे उनकी पत्थरों में तराशी हुई विरासत में। समझेंगे पल्लवों से उनकी तगड़ी दुश्मनी और एम्पायर के पतन को। और आखिर में ये भी जानेंगे कि चालुक्यों की लेगेसी का आज हम पर क्या असर है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले चैप्टर से, दक्कन में एक नया उदय। तो ये थे बादामी के चालुक्य। इनका टाइम पीरियड था लगभग 543 से 753 एडी तक, और इन्होंने साउथ और सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। और देखिए, इन्होंने दक्कन को सिर्फ जीता नहीं था, उसे एक नया पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बना दिया था, एक नई पहचान दी थी। इस महान डायनेस्टी की नींव रखी थी पुलकेशिन प्रथम ने। उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई वातापी को, जिसे आज हम बादामी के नाम से जानते हैं, और एक इंडिपेंडेंट किंगडम की शुरुआत की। और अपनी पावर का ऐलान कैसे किया? अश्वमेध यज्ञ करके, जो उस जमाने में सबसे बड़ी बात होती थी। उन्होंने सत्याश्रय जैसे टाइटल्स भी लिए, जिसका मतलब है सत्य का निवास। और बस यहीं से एक पावरफुल एम्पायर की नींव पड़ गई। अब आते हैं इस डायनेस्टी के सबसे बड़े, सबसे फेमस रूलर पर, पुलकेशिन II। ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरा युग थे। लेकिन इनका गद्दी तक पहुंचना आसान नहीं था। कहानी में ट्विस्ट है। 598 एडी में इनके चाचा मंगलेश रीजेंट बने, मतलब बस राजकाज संभाल रहे थे। लेकिन 610 एडी आते आते पुलकेशिन को अपने ही चाचा से लड़ना पड़ा। एक सिविल वॉर हुई, जिसमें जीतकर वो सिंहासन पर बैठे। और उसके बाद अगले 32 साल 642 एडी तक उनका राज, मतलब जबरदस्त जीत, शानदार एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल ग्रोथ का दौर था। और ऐसा नहीं है कि पुलकेशिन सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही माहिर थे, वो आर्ट और लिटरेचर के भी बहुत बड़े फैन थे। उनके दरबार में कवि थे रवि कीर्ति, और उन्होंने अपने फेमस ऐहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन की तुलना जानते हैं किससे की? महान कालिदास और भारवी से। ये बात अपने आप में दिखाती है कि उस दौर में आर्ट और आर्टिस्ट्स की कितनी इज्जत थी। और अब आते हैं उस महामुकाबले पर, वो ऐतिहासिक टक्कर जिसने 7वीं सदी के भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थे कन्नौज के सम्राट हर्ष, जिन्हें कहते थे सकलोत्तरा पथनाथ, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया के भगवान। और दूसरी तरफ थे बादामी के पुलकेशिन II, जिन्हें कहते थे दक्षिणापथेश्वर, यानी पूरे साउथ के मालिक। दोनों ही अपनी मिलिट्री पावर के लिए जाने जाते थे, लेकिन पुलकेशिन की असली ताकत थी उनकी सेना के वो विशाल हाथी, वाकई में डरावने। और इसी लड़ाई के बारे में ऐहोल इंस्क्रिप्शन में रवि कीर्ति ने क्या खूब लिखा है। वो लिखते हैं, पुलकेशिन के शक्तिशाली हाथियों को देखकर हर्ष का हर्ष, यानी उनकी खुशी, डर से पिघल गया। मतलब क्या कमाल की लाइन है। ये एक लाइन ही बता देती है कि नर्मदा नदी के किनारे हुई उस जबरदस्त लड़ाई का रिजल्ट क्या था। इस जीत का नतीजा ये हुआ कि नर्मदा नदी इन दो महान साम्राज्यों के बीच एक फाइनल अनडिस्प्यूटेड बाउंड्री बन गई। पुलकेशिन ने सम्राट हर्ष के साउथ को जीतने के सपने पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच पावर का एक नया बैलेंस था। देखिए, मिलिट्री पावर तो आती जाती रहती है ना, लेकिन आर्ट, कला अमर होती है। तो चलिए बात करते हैं चालुक्यों की उस लेगेसी की, जो आज भी पत्थरों में सांस लेती है, उनकी कमाल की आर्किटेक्चर की। उनके मंदिर बनाने का स्टाइल ना 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ। स्टेज 1 था ऐहोल,
जिसे क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। मतलब ये उनकी लैब थी जहां उन्होंने अलग अलग टेम्पल डिजाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर आया स्टेज 2 बदामी। यहाँ उन्होंने चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बनाने की कला में मास्टरी हासिल कर ली। और फिर आया तीसरा और सबसे ग्रैंड स्टेज पट्टादकल। ये आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ आपको नॉर्थ इंडियन नागर और साउथ इंडियन द्रविड़ स्टाइल का एक जबरदस्त फ्यूजन देखने को मिलेगा। और इसी फ्यूजन से, इसी संगम से एक बिल्कुल नया यूनिक स्टाइल पैदा हुआ, वेसर स्टाइल। सच कहूं तो ये इंडियन आर्किटेक्चर को चालुक्यों का सबसे बड़ा गिफ्ट था। उन्होंने नागर और द्रविड़ स्टाइल दोनों की बेस्ट चीजों को उठाया, उन्हें मिलाया और एक नई हाइब्रिड स्टाइल बना दी जो उनकी पहचान बन गई। और उनकी सोच भी कितनी खुली हुई थी। चालुक्यों ने सिर्फ हिंदू मंदिर नहीं बनवाए, बल्कि उन्होंने जैन धर्म को भी पूरा सम्मान और सपोर्ट दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऐहोल का मेगुती जैन मंदिर। और मजे की बात यह है कि वो फेमस ऐहोल इंस्क्रिप्शन भी यहीं मिला था। कहते हैं ना, हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो अब बात करते हैं चालुक्य एम्पायर के डिक्लाइन की। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी पल्लवों के साथ चली लंबी और बहुत ही खूनी दुश्मनी। ये राइवलरी शुरू हुई थी पुलकेशिन II के साउथ कैंपेन से। फिर लगभग 642 एडी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन I ने अपना बदला लिया। उन्होंने चालुक्य कैपिटल वातापी पर हमला किया और उसे तहस नहस कर दिया। और इसी जंग में महान पुलकेशिन II मारे गए। ये चालुक्यों के लिए एक जबरदस्त झटका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद करीब 655 एडी में पुलकेशिन के बेटे विक्रमादित्य I ने वातापी को वापस जीत लिया और चालुक्य पावल को फिर से खड़ा किया। पर ये जो जीत हार का गेम था ना, ये दशकों तक चलता रहा और इसने दोनों ही एम्पायर्स को अंदर से खोखला कर दिया। और आखिरी में 753 एडी में लगातार लड़ाइयों से कमजोर हो चुकी चालुक्य डायनेस्टी का अंत हो गया। और उन्हें हराया किसने? उनके ही एक फ्यूडेटरी यानी सामंत दंती दुर्ग ने, जिसने फिर राष्ट्रकूट एम्पायर की नींव रखी। तो चालुक्य एम्पायर तो खत्म हो गया, पर क्या उनकी लेगेसी भी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, चालुक्यों ने दक्कन में पावर की एक चेन शुरू की जो सदियों तक चली। स्टेप 1, बदामी के चालुक्य, जिन्होंने पॉलिटिकल और कल्चरल फाउंडेशन रखी। स्टेप 2, उनके बाद आए राष्ट्रकूट, जिन्होंने उनकी विरासत को संभाला और आगे बढ़ाया। और स्टेप 3, सदियों बाद वेस्टर्न चालुक्यों ने चालुक्य नाम और शान को फिर से जिंदा किया। तो सवाल ये है कि चालुक्य आज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? पहली बात, उन्होंने दक्कन को एक यूनिक पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी दी। दूसरी बात, उनके आर्किटेक्चरल आइडियाज ने सदियों तक टेम्पल डिजाइन को इन्फ्लुएंस किया। तीसरी बात, उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ एक सेंटर से नहीं लिखी गई, बल्कि इन रीजनल पावर्स ने भी उसे शेप दिया है। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि उन्होंने कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं को बढ़ावा दिया, जो उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। सोचिए, अगर 6ठी सदी की एक डायनेस्टी एक पूरे रीजन के लिए एक ऐसी पहचान बना सकती है जो सदियों तक कायम रहे, तो हम आज इस दौर में अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।